पंचायती राज व्यवस्था पार्ट वन। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के इतिहास को इस पार्ट में हम समझेंगे और देखेंगे कि कैसे प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल के बाद वर्तमान औपनिवेशिक काल और वर्तमान भारत के अंतर्गत जो आधुनिक परिदृश्य चल रहा है उसमें पंचायती राज व्यवस्था किस तरह से काम करती है। पंचायती राज एक बॉटम्स अप अप्रोच है, टॉप डाउन अप्रोच नहीं है। क्यों है ऐसा? क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था यह सुविधा करती है भारत के अंदर कि निम्न स्तर पे बहुत से प्रतिनिधि स्थानीय रूप से चुने जाएंगे, फिर उसके बाद ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, और इस तरह से एक पिरामिड स्वरूप बनेगा। तो निचले स्तर पर भी प्रतिनिधित्व जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के उद्देश्यों से पूर्ति के लिए स्थानीय स्वशासन का कॉन्सेप्ट आता है। तो स्थानीय स्वशासन है क्या? स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य है कि स्थानीय शासन मतलब ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के शासन में जनता को भागीदार बनाकर शासन करना। मतलब जनता के लिए, जनता के उद्देश्य से बनाया गया शासन जो है स्थानीय स्तर पर, वो है स्थानीय स्वशासन, जिसको हम ग्रामीण स्तर पर बोल देते हैं पंचायती राज और शहरी स्तर पर शहरी प्रशासन। तो स्थानीय स्वशासन के दो भाग हैं, ग्रामीण और शहरी, और मुख्य रूप से हम ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश में हम बोलते हैं इसको पंचायती राज। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय जाता है चोल वंश को। हम ऐतिहासिक काल की बात कर रहे हैं। भारत के इतिहास को अगर हम तीन भागों में बांटे, प्राचीन काल, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम एक चोल वंश के संबंध में हम बात करते हैं, दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश, जिसका संस्थापक था विजयालय और राजधानी थी तंजावुर। तो चोल वंश के अंतर्गत ही हमें सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में जानने को मिलता है कि इनकी शासन व्यवस्था ऐसी थी। चोल वंश वही है जिसने नटराज की कांस्य युगीन मूर्ति किस राजवंश से संबंधित है? चोल वंश से संबंधित है। चोल वंश का ही संस्थापक हुआ राजराजा चोला। इसके अलावा चोल वंश का एक बहुत महत्वपूर्ण शासक है राजेंद्र चोला, जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की, मामुंडी चोल मंडलम नाम रखा, और इसके अलावा उसने पाल शासक को पराजित किया और गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी। तो चोल वंश वही है, दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण वंश है। कांस्य युगीन कांच प्रतिमा नटराज चोल काल की है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय जाता है चोल वंश को। उत्तराखंड के अगर हम परिप्रेक्ष्य में बात करें तो चंदवंश, उत्तराखंड का चंदवंश और संस्थापक सोमचंद, जो इलाहाबाद से आया था। तो उसी के समय काल में हमें जानने को मिलता है कि उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित हुई थी। इसने पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बूढ़ा और सयाना गांव में नियुक्त किए थे। बूढ़ा सयाना इनकी नियुक्ति की थी ग्राम के अंतर्गत, चंदवंश के अंतर्गत। बूढ़ा सयाना का काम क्या होता था? दो काम होते थे इनके। ग्राम स्तर पे राजस्व की वसूली करना और राजा तक पहुंचाना, और दूसरा काम गांव में पुलिस प्रशासन को देखना। तो इसकी सहायता के लिए बूढ़ा या सयाना इन पदों की नियुक्ति की थी सोमचंद ने। तो इसकी सहायता के लिए दो पद सृजित किए गए थे, कोटाल और पहरी। इसी के सहायक होते थे बूढ़ा या सयाना के। तो कोटाल का काम होता था राजस्व वसूली कर सयाना के पास या बूढ़ा के पास लाना, और फिर बूढ़ा उसे राजा के पास ले जाएगा। और जो पहरी होता था गांव का चौकीदार, तो वो पुलिस प्रशासन को देखता था। तो इसकी सहायता के लिए दो पद कोटाल और पहरी इसके सहायक नियुक्त किए गए। ये उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में बात रही। और उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में मैं लास्ट में पूरा डिटेल में इसमें बात करूंगा कि किस तरह स्ट्रक्चर है उत्तराखंड में पंचायती राज का। तो आते शुरुआत करते हैं। तो वैदिक काल में अथर्ववेद के अंतर्गत शासन की सबसे छोटी इकाई और उसका मुखिया क्या कहलाता था? शासन की सबसे छोटी इकाई है ना पंचायती राज, तो इसीलिए हम बात कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम हमें उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद जादू टोने के संबंध में बात करता है। ऋग, यजुर, साम, अथर्ववेद जादू टोना। अथर्ववेद ग्राम छोटी इकाई और ग्रामीणी इसका मुखिया। बौद्ध शासन काल, बौद्ध धर्म के अंतर्गत ग्राम और ग्राम योजक मुखिया। मौर्यकालीन इतिहास में ग्राम और ग्रामिक। मुगल कालीन इतिहास में ग्राम और मुकद्दम। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था है ग्राम और सरपंच, ये इसके पद होते हैं। मुखिया जो कहलाता है सरपंच होता है, और छोटी इकाई होती है ग्राम। औपनिवेशिक काल में सन 1870 में 1870 में लॉर्ड मेयो ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के विषय पंचायती राज को दे दिए। कौन कौन से? शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास। तो तीन आय के स्रोत बन गए इसके निम्नतम छोटी से छोटी इकाई पंचायती राज के। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के तीन विषय उसे दे दिए हैं। तो पंचायती राज को दिए, अर्थात पंचायती राज मतलब स्थानीय स्वशासन को सर्वप्रथम आय के संसाधन दिए गए तीन क्षेत्रों में। तो इसीलिए लॉर्ड मेयो को आधुनिक औपनिवेशिक भारत में आर्थिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। तो आर्थिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मेयो। ऐसे ही अगर हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की आगे बात करेंगे तो वो कहा जाता है जेएल नेहरू को। सन 1882 ईस्वी में लॉर्ड मेयो को, अच्छा जरा सा बात कर लेते हैं लॉर्ड मेयो की। लॉर्ड मेयो वही अंग्रेज वायसराय है जिसकी भारत में हत्या हो गई थी।
सन 1872 की बात है, अंडमान निकोबार में अफरीदी नामक एक कैदी ने इनकी चाकू मारकर हत्या कर दी थी। तो लॉर्ड मेयो इन्हीं के समय काल में सन 1872 में जनगणना की प्रथम शुरुआत होती है, जो कि लॉर्ड रिपिन 1881 में उसे नियमित कर देंगे। लॉर्ड मेयो सन 1882 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपिन ने स्थानीय स्वशासन से संबंधित एक प्रस्ताव जारी कर तालुका बोर्ड और तालुका परिषद स्थापित की। तो आप ये समझिए कि किस व्यक्ति ने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है पंचायती राज का। तालुका बोर्ड बना दी, तालुका परिषद बना दी, मतलब ये पूरा स्ट्रक्चराइज कर रहा है, उसकी अवस्थापना निर्मित कर रहा है कौन? लॉर्ड रिपिन। तो इसीलिए इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और लॉर्ड रिपिन को भारत का उद्धारक और भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। लॉर्ड रिपिन को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है लॉर्ड रिपिन का ये प्रस्ताव, जिसके तहत उसने तालुका बोर्ड और तालुका परिषद की स्थापना की थी। मैग्ना कार्टा का क्या अर्थ होता है? सन 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के शासक ने वहां के कृषकों के लिए एक अधिकार पत्र प्रस्तुत किया, जिसके तहत जो सामंती लोग होते थे या राजा होते थे, उनके अधिकार कृषि भूमि में कम हो गए और कृषि भूमि में किसानों के अधिकार बढ़ गए। तो वो अधिकार पत्र प्रथम लिखित अधिकार पत्र था, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। इसी तरह भारत में भी अनेक चीजों के लिए हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 को मैग्ना कार्टा कह देते हैं, संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कह देते हैं। तो अधिकार पत्र होता है, लिखित अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कह दिया जाता है। 1215 का उसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं, वो है मैग्ना कार्टा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के समय हम 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच का शिक्षा का मैग्ना कार्टा उसे कह देते हैं। तो मैग्ना कार्टा शब्द आप यहां पे ध्यान रखें। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा हम किसे कह रहे हैं? स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं लॉर्ड रिपिन के शासनकाल में जो स्थानीय स्वशासन का स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, स्ट्रक्चरल चेंज होने के बाद तालुका बोर्ड और तालुका परिषद की स्थापना हुई, उसे हम कहते हैं स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। वर्ष 1919 में के अधिनियम के तहत पंचायती राज को आंशिक रूप से राज्य सूची का विषय बना दिया, आंशिक रूप से राज्य सूची का विषय बना दिया और 1935 में इसे पूर्ण रूप से राज्य सूची का विषय बना दिया गया। 1919 में आंशिक रूप से बनाया, 1935 के अधिनियम के तहत से पूर्ण रूप से बना दिया गया। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, वर्तमान में भी संविधान की 7वीं अनुसूची 3 सूचियों के संबंध में बात करती है। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। 3 सूचियों के अंतर्गत संघ सूची में जो भी विषय है उनमें कानून बनाने का अधिकार है केंद्र सरकार को, राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय है उनमें कानून बनाने का अधिकार है राज्य सरकार को, और संवर्ती सूची के अंतर्गत जो विषय हैं उनमें दोनों सम्मिलित रूप से कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा। तो वर्ष 1919 में के अधिनियम के तहत पंचायती राज को आंशिक रूप से राज्य सूची का विषय बनाया गया, जिसके तहत 1935 के अधिनियम के तहत से पूर्ण रूप से राज्य सूची का विषय बना दिया गया। वर्तमान में भी राज्य सूची का ही विषय है। संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को ग्राम पंचायत के गठन के निर्देश दिए हैं। गांधी जी की क्या अवधारणा थी? गांधी जी की अवधारणा थी ग्राम स्वराज की अवधारणा, और यह अवधारणा गांधी जी ने अपनी प्रमुख पुस्तक माय पिक्चर ऑफ इंडिया में प्रकाशित की थी। माय पिक्चर ऑफ इंडिया में गांधी जी ने कहा है ग्रामीण जनता अपना शासन स्वयं चलाए। तो किसमें कहा है? किस पुस्तक में? माय पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। तो इसी में ग्राम स्वराज की अवधारणा है और ग्राम स्वराज की अवधारणा से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 40 नीति निर्देशक तत्वों के तहत संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है। गांधी जी की मृत्यु के बाद क्या हुआ? गांधी जी की मृत्यु के बाद आजाद देश में प्रथम लोकतांत्रिक सरकार का गठन होता है और प्रधानमंत्री बनते हैं JL नेहरू। उनके द्वारा 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1952 को सामाजिक और आर्थिक, ध्यान रखने वाली बात है, सामाजिक और आर्थिक विकास में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। स्थानीय स्वशासन क्या काम करता है? स्थानीय स्वशासन यही तो काम करता है, सामाजिक और आर्थिक रूप से जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना स्थानीय स्वशासन का काम है। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के तहत इन्होंने यह किया कि 2 अक्टूबर 1952 को सामाजिक और आर्थिक विकास में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा से इन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। कोई स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन इसका ये एक अनस्ट्रक्चर्ड थिंग उन्होंने शुरू करी, लेकिन अगर उसकी कोई रूपरेखा ही नहीं होगी तो कार्यक्रम असफल रहेगा। एक बार ऐसा होता है, जैसे नेहरू जी कहा करते थे कि मैं केंद्र से 1 रुपया भेजता हूं और जनता के पास पहुंचते हुए वो 10 पैसा भी नहीं पहुंचता है। तो क्या कारण है इस चीज का? ये कारण ये है कि कोई स्ट्रक्चर नहीं है उस चीज का, तो जनता को अधिकार प्राप्त नहीं हो पाए इस स्ट्रक्चर से। सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल रहा, जनता को अधिकार प्राप्त नहीं हो पाए, कार्यक्रम सरकारी अधिकारियों तक ही सीमित रह गया। उक्त कार्यक्रम की असफलता के बाद, ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, इसकी असफलता के बाद JL नेहरू ने एक समिति का गठन किया इसकी जांच के लिए कि ये असफल क्यों रहा, इसके क्या और तरीके हो सकते हैं सामाजिक और आर्थिक रूप से जनता को जोड़ने के। तो JL नेहरू ने बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की, 1957 में गठित की गई। इसका काम था
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए सुझाव देना। और यह गठित की गई थी पहली समिति पंचायती राज से संबंधित बलवंत राय मेहता समिति 1958। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू को भारत में, स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी कहा जाता है। थैंक यू।